मैं डॉक्टर रेखा भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, कल हमने बात की थी कार्ल मार्क्स का वर्ग और वर्ग संघर्ष। कल जो हमने बात की थी कि किस किस समाज की स्थिति में वर्ग उत्पन्न हुए और वर्ग क्यों उत्पन्न हुए, वर्ग उत्पन्न होने के लिए कौन कौन से कारण थे, कौन कौन से वर्ग की विशेषताएं थी जिनके आधार पर वर्गों का निर्माण हुआ। तो जो मार्क्स का कहना था कि पहले जब हमारे समाज का निर्माण हुआ था उस समय वर्ग जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बहुत ही अति प्राचीन समय में समाज में कोई भी वर्ग व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। जो प्राकृतिक वस्तुएं थीं वो सहज ही आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, जिनसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और उसके बाद प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो वो प्रदान करता था जीवन के साधनों का वितरण भी सबके लिए समान था। किसी के लिए ज्यादा और कम नहीं था, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था, ना ही किसी तरह का कोई वर्गों का जन्म हुआ था। और ना ही उस समय जब वर्ग नहीं होते थे तो शोषण की व्यवस्था भी नहीं थी, कोई किसी से शोषण की समस्या भी उत्पन्न नहीं थी, कोई किसी का शोषण नहीं करता था। मार्क्स के अनुसार समाज में सबसे पहले वर्ग प्राचीन साम्यवादी युग के अंतिम चरण में विकसित हुए। उस समय आर्थिक दृष्टि से वर्गों का जो विकास था वो अतिरिक्त उत्पादन तथा वितरण में असमानता के कारण हुआ था, क्योंकि आर्थिक दृष्टि ही सबसे ज्यादा वर्ग बनाने की समस्या थी कि जिनके पास धन अधिक था, उत्पादन के साधन अधिक थे, वो संपन्न व्यक्ति थे, और जिन पे उत्पादन के साधन नहीं थे, सिर्फ अपना श्रम था, वो अपना श्रम बेचकर और अपनी आजीविका कमाते थे। उस समय से वर्ग का निर्माण शुरू हो गया था, जिसमें निजी संपत्ति की अवधारणा ने जन्म लिया था। उस समय दास युग था और उस समय जो कैदी होते थे वो भी गुलामों की तरह उनके काम किया करते थे, और शारीरिक श्रम में और मानसिक श्रम में अंतर पाया जाता था कि जो मानसिक श्रम करते थे वो धन का अधिक उपार्जन करते थे, और जो शारीरिक श्रम करते थे मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, उनके बीच में आर्थिक असमानताएं बहुत अधिक थी, क्योंकि जो उत्पादन के साधन थे वो सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके जो साधन विहीन लोग थे उनसे शारीरिक श्रम करवाया करते थे, और जो उत्पादन होता था उस पे जिनके उत्पादन के साधन होते थे उनका प्रभुत्व होता था, और जो शारीरिक श्रम करते थे उनको बहुत कम हिस्सा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता था। इन आर्थिक असमानताओं के आधार पर ही समाज का श्रेणियों में विभाजन हो गया, और इन श्रेणियों द्वारा ही वर्गों ने अब बाद में जाके वर्गों का रूप ले लिया और समाज में वर्ग विभाजन के आधार बन गए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से समाजों में वर्ग हमारे उसमें पाया जाता था, कौन कौन से ऐसे समाज थे जहां पे वर्गों का निर्माण हो चुका था। तो मार्क्स कहते हैं कि अब तो जो भी इतिहास है उसके सभी युगों और समाजों में वर्ग व्यवस्था सदैव विद्यमान रही है। मतलब चाहे सरल समाज हो, कठिन समाज हो, शिक्षित समाज हो या अशिक्षित समाज हो, सभी समाजों में जो वर्ग विभाजन था वो देखने को मिलता है। कभी किसी रूप में देखने को मिलता था, कभी शिक्षित और अशिक्षित के रूप में देखने को मिलता था, कभी श्रम और पूंजीपति वर्ग के रूप में देखने को मिलता था, कभी दासत्व व्यवस्था थी, कभी राजा और प्रजा के रूप में देखने को मिलता था। लेकिन वर्ग हमेशा जब से समाजों का निर्माण हुआ तब से वर्ग व्यवस्था किसी न किसी रूप में हमारे समाजों में विद्यमान रही।
उसमें सबसे पहला है कि आदिम और साम्यवादी समाज में वर्ग, कि जो आदिम साम्यवादी समाज थे उनमें वर्गों की कैसी व्यवस्था थी, इस बात पर हम देखेंगे। यह इतिहास का सबसे प्रथम युग है। इस युग में उनके बीच में किसी तरह की कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं थी। इस युग में या इस समय समाज के जो भी लोग थे वो गोत्र के आधार पर कबीलों के रूप में सारे एकत्रित होकर समुदायों में रहते थे, और गोत्र और कबीले का एक अलग भू भाग होता था और एक ही भाषा होती थी। उत्पादन के साधन सबके लिए समान थे। सब लोग मिलजुल कर जो भी उत्पादन करते थे, सब लोग मिलजुल कर करते थे, इकट्ठे होकर करते थे, और उन पर सबका समान अधिकार होता था, ना कोई ज्यादा ना किसी का कम। जो उत्पादन का कार्य सामूहिक भ्रम के कारण उत्पादन के साधनों पर, उत्पादित वस्तुओं पर समूह के सभी लोग संयुक्त स्वामित्व होता था। व्यक्तिगत अधिकार के अभाव के कारण ना तो कोई किसी का शोषण करता था और ना ही कोई शोषक वर्ग था, और ऐसी ही हमारी वर्ग व्यवस्था थी। लेकिन समाज में जो श्रम विभाजन जरूर था, उसके आधार पर दो वर्ग थे। लिंग भेद और आयु भेद के आधार पर ही वर्ग बने हुए थे, जैसे बालक और युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग और स्त्री और पुरुष वर्ग। लेकिन इनके बीच में एक श्रम विभाजन जैसी व्यवस्था थी। जो स्त्रियां होती थी वो घर के अंदर के कार्य करती थी और पुरुष घर के बाहर के कार्य करते थे। घर की व्यवस्था स्त्रियां करती थी और जो उत्पादन के कार्य थे या घर के बाहर के कार्य थे वो पुरुष करते थे। इसी आधार पर जो वृद्ध लोग थे वो श्रम ना के बराबर करते थे, और जो युवा वर्ग और जो बालक थे वो उत्पादन में अपना पूरा श्रम लगाते थे और कार्य अधिक करते थे। बस यही इसी आधार पर, मतलब लिंग भेद के आधार पर ही उस समय श्रम विभाजन पाया जाता था, लेकिन वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद आया दूसरा दासत्व युग में। दासत्व युग में धीरे धीरे वर्गों का तीव्र गति से विभाजन होने लगा। उस समय धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ और दास मूलक समाज की स्थापना हुई। मतलब एक दास होता था और एक स्वामी होता था। मनुष्य कृषि कार्य, पशुपालन और दस्तकारी करने लगे थे। समाज में उनके बीच में थोड़ी सी निजी संपत्ति के विचारों का भी उदय हो चुका था। श्रम विभाजन भी पनपने लगा था, और इस युग में अपने पूर्व युग से बिल्कुल भिन्नता आ गई थी, क्योंकि सामाजिक उत्पादन के साधनों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व हो चुका था, और कुछ लोगों का स्वामित्व ही उन उत्पादन के साधनों पर था। और जो दूसरा था स्वामी दास, जो एक थे वो स्वामी कहे जाते थे और दूसरा वर्ग था वो दास कहा जाता था। जो दास लोग होते थे उनके पास उत्पादन के साधन, भूमि, पशु और औजार नहीं होते थे। उनके पास केवल व्यक्तिगत उपभोग की ही कुछ वस्तुएं होती थीं, और इन समाज के संपन्न वर्ग ने अपना इनको दास बनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के जो स्वामी वर्ग था उनके पास उत्पादन के साधन थे, उत्पादन करने के लिए व्यवस्था थी, औजार थे, पशु थे, है ना? तो उन्हीं के औजारों से और उन्हीं के भूमि पर
वो अपना श्रम का जो है काम करते थे और उनके दास कहे जाते थे। कुछ समय बाद वो उनको बलपूर्वक काम लिया जाने लगा, मतलब कुछ तो अपनी मर्जी से मजबूरी पूर्वक करते थे और कुछ समय बाद उनसे शक्ति के आधार पर बलपूर्वक अपने कामों को करवाया जाता था। दास स्वामी वर्ग परजीवी वर्ग था जो उत्पादन के साधनों, मकानों एवं संपत्ति का स्वामी था। इस वर्ग में दासों को खरीदा और बेचा जाता था, मतलब जिनके पास शक्ति होती थी वो दासों को खरीद लेते थे, जिनके पास खरीदने की क्षमता होती थी वो खरीद लेते थे। वही वर्ग उत्पादन कार्य का संगठन करता होता था और दासों द्वारा जो भी उत्पादित या अतिरिक्त वस्तुएं ही इस वर्ग की संपत्ति का मुख्य स्रोत था। ये लोग दासों को वस्तुओं की भांति खरीदते और बेचते थे और अगर बात ना मानने पर मार भी सकते थे। इस युग में दास व्यवस्था जो थी वो स्वतंत्र नहीं था, संपूर्ण रूप से पूरी तरह से अपने मालिक के अधीन होता था। और इस समय दासत्व युग में दासों और उनके स्वामी के दो अलग अलग वर्ग पूर्ण रूप से बन चुके थे। धीरे धीरे स्वामी ने दास का शोषण करना शुरू कर दिया और होते होते संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित होकर रह गई, जिससे